नमो नमः। ज्ञान विविधे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रुक्मिणी शर्मा हिंदी साहित्य के लिए कक्षा 11 अध्याय नंबर 3 आवारा मसीहा हम पढ़ रहे थे और इसका 2 भाग है। उसका अध्ययन हमने पीछे की कक्षाओं में कर दिया है। आज तीसरा भाग है, वो पढ़ते हैं। शरद चंद्र जी की जीवनी पर आधारित है। ये शरद चंद्र जी की जीवनी पर आधारित है, उनके जीवन से संबंधित है। तो हमने जैसा पढ़ा था कि शरद चंद्र अपने नाना के परिवार में रहते हैं, अपने मामाओं के साथ रहते हैं। उनके मामा कई आयु में उनसे छोटे थे, लेकिन पद में भले ही वो बड़े हो लेकिन आयु में छोटे थे। मित्रवत व्यवहार से रहते थे और कहते हैं कि उनके जो ननिहाल का परिवार जो था उसमें बड़ा ही कड़ा अनुशासन था और उस अनुशासन के बीच में रहते हुए किस प्रकार से अपना जीवन है वो व्यतीत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। शरद चंद्र जो थे एक स्वच्छंद विचारधारा के थे। उन्हें वही कार्य पसंद आते थे जो उनके परिवार में निषिद्ध थे, जिन्हें मनाही थी, जिन कार्यों को करने की मनाही थी वही कार्य वो करते थे, छुप छुपाकर करते थे। उनमें कभी उनकी मामी है, उनके मामा थे, वो भी कभी साथ देते थे, तो उनके सहपाठी में रहे हैं, उनके हम उम्र में रहे हैं, तो मामा कभी कभी साथ भी है वो दे देते थे। लेकिन इतने कड़े अनुशासन के बीच में है वो शरद के लिए रह पाना है वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। और केवल पढ़ना, उनके परिवार में जो विचारधारा थी उनके अनुसार बच्चों का कार्य है वो केवल पढ़ना। लेकिन शरद जो थे इन्हें पशु पालने में, पक्षियों को पकड़ने में, तितलियों को पालने में, अखाड़ा खेलना, कुश्ती खेलना, ये सब कार्य है। पतंग उड़ाना बिल्कुल मनाही थी, लेकिन पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। तो नाना के परिवार में शरद के लिए अधिक के दिन है वो रहना संभव नहीं हो पाता। उनके पिता ने केवल स्वतंत्र थे, बल्कि उनमें कई दोस्त भी थे। वे हुक्का पीते थे और बड़े होकर बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। उनके जो पिता थे, शरद के जो पिता थे, जो अपने पत्नी के साथ यहाँ आ जाते हैं, घर जमाई बनकर रहते हैं, तो उनके जो पिता थे उनमें कई दोस्त थे। हुक्का भी पीते थे, बड़े थे, लेकिन बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। उनकी शरारतों में वे सदा अप्रोक्ष रूप से है वो सहायता करते थे, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते थे। जब उनमें से किसी को गोदाम में बंद करने की सजा मिलती तो चुपचाप उन्हें खाना दिया करते थे। जब वे छूते तो फूलों की माला लेकर उन्हें प्रसन्न कर देते थे। इनके बनाए कागज के नाना प्रकार के खिलौने बच्चों के बहुत लोकप्रिय थे। बड़े यंत्र से वे स्लेट पेन से लेकर उन्हें सुंदर अक्षर लिखना सिखाते थे। उनके लिए गंगा स्नान का प्रबंध कर देते थे। कैसा आनंद है गंगा में कूदने में, यह बच्चे ही जानते थे, लेकिन उनके लिए मरुस्थल में स्वादल के समान थे। उनकी संवेदनशीलता अपनी थी। यानी उनके पिता की बात की जाती है। शरद चंद्र के जो पिता थे बड़े थे, लेकिन बच्चों के साथ समानता व्यवहार करते थे। उनकी शैतानियों में उनका साथ देते थे। जब बच्चे पकड़े जाते थे, गोदाम में बंद करने की सजा मिलती थी, तो चुपके चुपके उन्हें खाना देते थे। जब बाहर निकलते आजाद होते तो उन्हें फूलों की माला पहनाकर खुश भी कर लेते थे। एक तो घर जमाई, इसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था। खुद का जो व्यक्तित्व था वो नहीं रह पाता है। जैसे उनके तन मन दोनों को किसी ने खरीद लिया हो। उनका अपने उनके पास कुछ भी नहीं रह गया था। काशीनाथ भी तो घर जमाई होकर रहता है, उसे भी मानसिक सुख नहीं है। कभी कभी वह ऐसा महसूस करने लगता है जैसे अचानक उसे किसी ने गर्म पानी के कढ़ाई में छोड़ दिया हो। अब एक तो अपनी स्वतंत्रता से अपने व्यक्तित्व के अनुसार जीवन यापन करना, एक है दूसरों के अधीन होकर जीवन यापन करना, घर जमाई के रूप में रह रहे हैं। फिर ऐसे परिवार में जहाँ पर ऐसा कड़ा अनुशासन का पालन किया जाता है, उसमें इस तरह की हरकतें करना, बच्चों का साथ देना, बच्चों के जो शैतानियाँ उनमें उनका साथ देना, तो इसी तरह के व्यवहार से उनका अपना स्वयं का व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उनका अपना कुछ नहीं रह पाता है। मानो सबने मिलकर सलाह करके उनकी देह को खरीद लिया हो, मानो अब वह अपनी नहीं रही है। और ऐसा लगता है ऐसे परिवार में रहते हुए, गजवाई रहते और सबके अधीन रहकर जब वे जीवन यापन करते तो ऐसा लगता है या तो किसी ने गर्म कढ़ाई में डाल दिया, गर्म पानी से खोलते हुए कढ़ाई में डाल दिया हो, या फिर उनकी जो शरीर थे उनके तन तो उसको खरीद लिया गया है, या फिर उनका अपनी काया है वो अपनी नहीं रह गई। फिर भी किसी तरह से दिन बीत रहे थे, कहते हैं कि दुर्घटना घटित हो जाती है। केदारनाथ की पत्नी विंध्यवासिनी देवी तांगे से कहीं जा रहे थे कि वह उलट गए। उनसे उनके काफी चोट लगती है। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह भागलपुर में ठीक नहीं हो पाते, तो डॉक्टर ने इन्हें कलकत्ता ले जाने की सलाह देते हैं। काफी व्यवसायिक बात थी और परिवार की आर्थिक स्थिति तब तक बिगड़ चुकी थी।
भाई अलग अलग रहने लगे थे। उनमें से अमरनाथ की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पुत्री विवाह के योग्य थी। पितृहीन कन्या का विवाह देर से होने पर अपवाद उठ खड़ा होने का डर रहता है। केदारनाथ करे तो भी क्या करे। एक दिन उन्होंने मोतीलाल को बुलाया था, अब तुम्हारे यहाँ रहना संभव नहीं है, देवानंदपुर जाकर कोई काम करने का प्रयत्न करो। यानी कि सत्येंद्र जी के जो पिता थे मोतीलाल, उन्हें बुलाकर वो कहा जाता है, केदारनाथ ने कहा। मोतीलाल ने सुन लिया, भोन मोहिनी ने भी सुन लिया, कोई रास्ता नहीं था। शिकवा शिकायत करती तो अभी किससे करती, कैसे करती, इसलिए शरद ने एक दिन पाया कि वह देवानंदपुर लौट आया। लेकिन लौट आने से पूर्व उनका परिचय गांगुली परिवार के पड़ोस में रहने वाले मजूमदार परिवार के राजू से हो चुका था। वह परिचय अनायास ही नहीं हो गया था, इसके पीछे प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का काफी बड़ा इतिहास है। श्याम वर्ण, स्वस्थ चेहरा, आसान बाहु, मुख पर चेचक के सामान्य निशान, शरीर में जितनी शक्ति मन में उतना ही साहस था। ऐसे राजेंद्र नाथ उर्फ राजू के पिता रामरतन मजूमदार डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होकर भागलपुर आए थे। लेकिन मतभेद हो जाने पर उन्हें त्याग पत्र देते देर न लगी। ठीक गांगुली के पास ही उनका घर था, यानी कि सत्येंद्र के ननिहाल के पास ही उनका घर था। और आसपास की जमीन को लेकर दोनों परिवारों में काफी मनमुटाव भी था। उस समय वहाँ घना वन था। माता पिता के अनुसार उनसे पीड़ित बालक इसी वन में शरण ग्रहण करते थे। धूम्रपान, गांजा और चरस के साथ साथ भैंसों का दूध चुराकर शरीर बनाने का काम है यहाँ निरंतर चलता था उस खाली जगह में। रामरतन मजूमदार ने अपने 7 बेटों के लिए 7 रोटियां बनाई, लेकिन उनके परिवार में कुछ ऐसी बातें थी जिनके लिए पुरातनपंथी बंगाली समाज उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सका। वे लोग चीनी मिट्टी के प्यालों में खाना खा लेते थे। मुसलमान बेरे से कांच के गिलास में पानी लेने, छोटे भाई की विधवा पत्नी से बातें करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वे मोजे पहनते, दाढ़ी रखते, क्लब जाते और बातों में दर्शन का पुट देते थे। तो ये जो बंगाली समाज के लोग थे वो पसंद नहीं करते थे। पिता की स्वाधीनता परंपरा को राजू ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। पतंगबाजी के द्वंद्व में शरद की तरह वह भी पारंगत था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे को हराने की कामना करते थे। राजू के पास पैसे का बल था, पतंग का बढ़िया से बढ़िया जाम जुटाने में उसे जरा सी भी कठिनाई नहीं होती थी। लेकिन शरद के पास ऐसा नहीं था। ननिहाल में रहता था, घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उनके दल के बोतल में कांच को मैदा की तरह पीसकर उसमें नाना उपकरण मिलाकर मांझा तैयार किया। उस दिन शनिवार था। संध्या होते ही शरद की गुलाबी पतंग मनचाही दिशा में उड़ चली। उसी समय देखा गया कि एक सफेद पतंग धीरे धीरे उसके पास आ रही है। वह थी राजू की पतंग। बस द्वंद्व उत्तरायण हो गया, पेच पर पेच लड़े जाने लगे। दोनों दल अपनी अपनी विजय के लिए उत्तेजित हो उठे। पतंगबाजी में वह मारा वह काटा, ककन बेदिश्वर सबको डोलायमान करने लगा। सहसा लोगों ने देखा कि सफेद पतंग की कटकर इधर उधर लड़खड़ाती हुई धरती की ओर आ रही है। फिर क्या था, शरद के दल के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उधर राजू ने उसी क्षण पतंग का सभी सरंजाम गंगा को अर्पित कर दिया। उसकी पतंग कट गई तो उसने जो मांझा था वो पूरा का पूरा गंगा नदी में फेंक दिया। लेकिन इसी प्रतियोगिता और संघर्ष के बीच में से होकर वे धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। कौन? सत्येंद्र और राजू। राजू असाधारण प्रवृत्ति का बालक था, अमित साहस से भरपूर था, अपूर्व प्रत्युत्पन्नति थी उसमें, सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला। शरद की स्थिर, धीर और शांत बुद्धि अभिभावकों के दुर की मोटी दीवारों को लांघकर उसे चकित करती रहती थी और वह उससे मित्रता करने के लिए आतुर हो उठता था। आखिर एक दिन स्वप्न विघ्न वादनाओं को लाकर दोनों किशोर एक हो गए। राजू जो आयु में बड़ा था, शीघ्र शरद के सभी दुस्साहसिक कार्यों का मंत्रदाता बन गया। उन दोनों की मित्रता का एक और कारण था संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का समान प्रेम। दोनों ही संगीत में प्रेम करते थे, अभिनय उनके प्रिय शौक रहे हैं, पतंगबाजी उनका प्रिय शौक रही है दोनों का। इसमें जो उनकी जो इच्छाएं थी, जो उनके शौक थे, उनमें समानता होने का कारण दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। शरद का कंठ अत्यंत मधुर था। बार बार इस मित्रता के संबंध में उसे चेतावनी मिली होगी, पर तत्कालीन सदाचार और अनुशासन क्या कभी उसे बांध कर रख सकते थे? दोनों के परिवारों में मनमुटाव था, उन्हें बार बार ऐसे मित्रता को दूर करने की चेतावनी मिली होगी, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। अनुशासन में बांध कर नहीं रखा जा सकता था। उस परिवार के मुखियों में एक ऐसा भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के 2 शब्द भी कहता, कभी नहीं मिले। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उनके लिए स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से उसमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनाने के अवसर देते हैं। मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में मांचड़ापाड़ा के पास मामूद
पुर में रहने वाले थे। उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय सम्राट राठी ब्राह्मण परिवार के एक स्वाधीन चेता और निर्भीक व्यक्ति थे और उस युग का प्रबल प्रतापी जमींदारों के अत्याचारों का, लेकिन वे कभी उनसे दबे नहीं। उन्होंने सदा प्रजों का ही पक्ष लिया मोतीलाल चट्टोपाध्याय, इसलिए एक दिन उनके क्रोध का शिकार हो गए। सुना गया कि एक दिन जमींदार ने उन्हें बुलाकर किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गवाही कैसे दे सकता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। जमींदार ने कहा, गवाही के लिए जानना जरूरी नहीं है, झूठी गवाही आज भी दी जाती है, कुछ दिन भी दी जाती थी, लेकिन बैकुंठनाथ ने साफ इनकार कर दिया। प्रबल प्रतापी जमींदार नाराज हो जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है। एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। मोतीलाल का बहुत छोटे थे। शिशु पुत्र को गोद में चिपकाए बैकुंठनाथ की पत्नी रात भर पति की राह देखती रही, लेकिन वे नहीं लौटे। सवेरा होते होते एक आदमी ने घबरा कर आकर कहा, भूमा भूमा अनर्थ हो गया, बैकुंठनाथ को किसी ने मार डाला, उनका शव है वो स्नान घाट पर पड़ा है। बैकुंठनाथ मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले के काचरपाड़ में रहते थे। उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय थे। बहू माँ की जैसे चीख निकल गई। हर तरफ विमुख डॉक्टरों ने बालक को कसकर छाती से लगा लिया। वह बोल नहीं सकती थी, उन्हें बेहोश हो सकती थी। जमींदार का इतना आतंक था कि वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। उनका अर्थ होता पुत्र से भी हाथ धो बैठना। गांव के बड़े बूढ़ों की सलाह के अनुसार उसने जल्दी जल्दी पति की अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात देवानंदपुर अपने भाई के पास चल गई। कुछ बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हुआ। मोतीलाल का जो विवाह था भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हुआ। उस समय के बहुत से बंगालियों की तरह केदारनाथ के पिता रामधन गंगोपाध्याय की घोर दारिद्र्य से तंग आकर आजीविका की तलाश में खाली शहर में यहाँ कर बस गए थे। भुवन मोहिनी जो कि शरद की माँ थी और मोतीलाल जो थे शरद के पिता थे, तो इनका जब विवाह होता है तो अन्य उस समय के बहुत से बंगालियों की तरह केदारनाथ के पिता भी रामधन गंगोपाध्याय और दारिद्र्य से तंग आकर जीविका की तलाश में हाली शहर से यहाँ आकर बस गए थे। वे इतने प्रतिभाशाली और परिश्रमशील थे कि सरकार में ऊंचे पद पर पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगती थी। लेकिन उस समय विवाह के लिए संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती थी कुलीनता और वंश मर्यादा थी। उस समय पैसे का इतना महत्व नहीं दिया जाता था। कुलीन परिवार देखा जाता था, परिवार की मर्यादाएं देखी जाती थी, वंश की मर्यादाएं देखी जाती थी। मोतीलाल को सदवंश की कुलीन संतान जानकर केदारनाथ ने अपनी कन्या है वो उन्हें दी थी। उन्हीं के पास रहकर मोतीलाल ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद पढ़ने के लिए वे पटना कॉलेज चले जाते हैं। चचिया ससुर अघोरनाथ उनके सहपाठी थे। चचिया ससुर यानी कि चाचा जो ससुर थे अघोरनाथ, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो वो उनके सहपाठी है, वो रह चुके। लेकिन दोनों के स्वभाव में जरा भी समानता नहीं थी। मोतीलाल घोर अभाव में भले थे, परंतु माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए बचपन में कोई ठीक दिशा उन्हें नहीं मिल सकी। उन्हें पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था, परंतु उनमें अधिक शौक था कल्पनाओं में डूबे रहना का। जैसा कि हमने पढ़ा था, यायावर प्रवृत्ति के थे, वो कुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, स्वच्छंद विचारधारा, स्वच्छंदता से घूमना, इसलिए कोई भी कार्य उनके राह से नहीं आता था। किसी भी नौकरी पर जाते थे तो अधिक समय तक वहाँ रुक नहीं पाते थे, टिक नहीं पाते थे। मुझे कल्पना की गोद में सिर कर रख कर सो जाने दो, मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका यह संसार पृथ्वी पे मैं। मोतीलाल यही कुछ थे। इसके विपरीत अघोरनाथ थे कर्मठ, खरे और स्पष्टवादी। ऐसी स्थिति में कल्पना प्रिय मोतीलाल से उनकी घनिष्ठता कैसे हो सकती थी। कॉलेज में भी वे बहुत अधिक देर नहीं टिक सके। देवानंदपुर लौटकर कोई नौकरी करने लगे। उन दिनों इंट्रेंस पास के लिए नौकरी पा लेना बहुत कठिन नहीं था। मामा ने अपने घर के पास उन्हें थोड़ी सी जमीन दे दी थी। कुछ रुपया लौटकर उनको बरामदे से 2 कोठरियों का 1 मंजिला द्वार दक्षिण द्वारी पक्का घर बनवा दिया। इसी में रहकर अपनी गृहस्थी चलाने लगे। मोतीलाल की मां साहसी थी, सत्य प्रेमी थी, तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदारवृत्ति की महिला थी। भुवन मोहिनी वह सुंदर नहीं थी, परंतु वे तुरीय मणि की तरह अंतर के रूप में रूप से निश्चय थी। उनके सहज पर पतिव्रत्या और प्रेम की छाया में स्पंदशी और पति की गृहस्थी चलने लगी। यही पर 15 सितंबर 1876 ईस्वी तदनुसार 31 भाद्र 1283 बंगाब्द अश्विन कृष्णा द्वादशी संवत 1933 शाब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को एक पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान था। 1 वर्ष पहले उसकी एक बहन अनिला जन्म ले चुकी थी। माता पिता ने बड़े चाव से पुत्र का नाम लिखा शरद चंद्र। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। हरा भरा ताल तलैया, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है।
किशोरीय काल यहाँ बिताया था। इनकी गणना प्राचीन सप्त ग्रामों में होती थी, देवानंदपुर की, जहाँ पर शरदचंद्र का जन्म हुआ था। शरदचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। इन्हीं से उन्होंने फारसी प्रयोजन 2 करने के लिए अमल कर गए। इसी गांव में शरद का बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ था। माँ ने जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे है, उसमें शिकवा शिकायत व्यर्थ है, किससे शिकायत करती, उम्र कट गया और पति के थे। सार्थक ये कि घर की शोभा बढ़ी रही। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कभी कीमती पोशाक की मांग रखी। आत्मोत्सव ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थी तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माओं के बच्चों अपनी छाती में छिपाकर उनकी देख रेख करें। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या और कब खाना, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। निरंतर आवाज गूंजती रहती थी, कहाँ है भुवन, ओ भुवन, अरे भुवन, भुवन बेटी। मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाले रंगीन पतंग थे। भुवन मोहिनी थी, निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी साधी प्रकृति की महिला थी। उनका कोमल मन इससे दुख दर्द से द्रवित हो उठता था, इसलिए उन्हें सभी प्यार करते थे। बड़े उनकी सेवा परायणता पर मुग्ध, छोटे उनके स्नेह के लिए ललायित रहते थे। शरद साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चित्र मिल सकते हैं। माँ का ऋण चुकाने के लिए कथा का शरद जरा भी तो कृपण नहीं हुआ, लेकिन कैसी भी सरल और उदार नारियों पति की अप्रमणता उसको ठेस पहुंचाती है। भुवन मोहिनी बहुत बार शुद्ध होते तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल जाते और देर तक बाहर ही रहते, शुभदा के हरण बाबू की तरह। शरद 5 साल का हुआ तो बाकायदा प्यारी यानी बंदोबदाय पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया, लेकिन वह शब्द से शरारती था। प्रतिदिन कोई ना कोई कांड करके ही लौट जाता। जैसा मैं पहले भी पढ़ा, चंचल स्वभाव का था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी शरारतें भी बढ़ती गई। उस दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित की चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए। बस वह ऑर्डर चिलम में से तंबाकू हटाकर उसके स्थान पर ईंट के छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग रखी, उड़के पर उड़के छुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा। कई बार कोशिश की पर बैठ कर चिलम की उलट पलट कर देखा तो पाया कि तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े रखे हुए। समझ गई ये किसी विद्यार्थी का ही काम है। पुत्रों को उन्होंने पूछा, सच बताओ ये ईंट के टुकड़े चिलम में किसने रखे हैं? कुछ तक कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब पंडित जी क्रोध में बार बार चित्कार करने लगे तो डर के मारे एक लड़के ने शरद का नाम ले लिया। सुनकर पंडित जी ने भेद गए और मारने के लिए उसके ओर लग गए। शरद ने यह देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं बोला जिसने उसका नाम लिया था। वह गिर पड़ा। पंडित जी उसको उठाने लगे और बीच में शरद यह जा वह जा। क्रोध में कांपते पंडित जी शरद के घर पहुंचते हैं। उनकी कहानी सुनकर माँ ने कि क्रोध का भी ठिकाना नहीं रहा। घर लौटने पर उसने शरद को खूब पीटा। बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारती थी। क्या करेगा ये लड़का, कपाल माथे पर कि एक दिन इसकी मति लौट आएगी और ये बहुत बड़ा आदमी होगा। लेकिन सास ने उसे समझाया था कि एक दिन ये लौट आएगा, बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन तू देख लेना मेरी बात झूठ नहीं होगी। पंडित जी भी जब कभी उसके पास शिकायत लेकर पहुंचते तब उनमें से बड़े शांत भाव से ये कहते, पंडित जी न्याय थोड़ा दोस्त है पर बड़ा होकर बड़ा मनमानस बनेगा। पंडित जी भी कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर जाते थे। एक तो वह पढ़ने में तेज था, दूसरे उसके बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी था। काशीनाथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके एक मित्र की बहन। न जाने कैसे शरद की उससे मित्रता हो। वे अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए दिखाई देते थे। जितना एक दूसरे को चाहते थे उतना झगड़ा भी करते। नदी या तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना, बाग से फल चुराना, पतंग सरमाजा तैयार करना, वन में जंगल में घूमना, इस प्रकार से बाल सुलभ कामों में बालिका शरद की संगिनी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को पता नहीं, परंतु सुपीते के लिए उसे धीरू के नाम से जानते हैं। धीरू को एक शौक था, करवंदों की ऋतु आती तो उसकी माला तैयार करके उस शरद को भेंट कर देती। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब वह नहीं जानते थे, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझाई दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, शरद देवदास की तरह पाठशाला के कमरे में एक कोने में फटी हुई चटाई लेकर ऊपर बैठा था। स्लेट हाथ में ली हुई थी और वह कभी आगे बोलता, कभी बोलता, कभी पैर फैलाकर चुमोही लेता। अंत में वह बहुत चिंताशील होता। उसने निश्चय किया कि ऐसा समय गुड्डी उड़ाते हुए घूमने फिरने के लिए होता है। बस क्षण भर में एक युवती उसे सोच गई। पाठशाला में उस समय जलपान की छुट्टी थी। बालक नाना प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल कर रहे थे। वह शरारती था, इसलिए उसने छुट्टी नहीं ली। एक बार पाठशाला से निकला तो लौट कर नहीं आता। कक्षा के प्रमुख छात्र भोलू की देख रेख में उसे पढ़ने की आज्ञा दी थी। उसने देखा पंडित जी सो रहे और भोलू
टूटी हुई बेंच पर ऐसे बैठे जैसे पंडित जी हुए। चुपचाप स्लेट लेकर उसके पास पहुंचा, बोला यह सवाल समझ में नहीं आ रहा। भोलू ने गंभीर होकर कहा, लाओ जरा स्लेट देखूं तो। जिस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा कर रहा था, उसी समय एक घटना घट गई। सहसा भोलू बेंच के पास जो चूने का ढेर हुआ था उसमें जा गिरा और शरद का फिर कहीं पता नहीं लगा। धीरू जो लड़की थी देख देख कर हंसने लगती, तालियां बजाने लगती है। उसी समय पंडित जी जा उठे। भोलू का रूप तब देखते ही बनता था, सिर से पैर तक चूने से रंगकर भूत की तरह दिखाई देने लगा था और रोना उसका किसी तरह भी बंद नहीं हो रहा था। पंडित जी को स्थिति समझते देर नहीं लगी कि सारा किया धरा किसका है, शरद का है। तो वह सरदा रामजादा तुझे धक्का देकर भाग गया। पंडित जी उसे गालियां निकालते। भोलू ने किसी तरह हाँ कहा। उसके बाद शरद की जो फौज मची हुई किसी छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं थी। लड़के नाना प्रकार की बातें करते थे, उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सका। जिस किसी ने उसके पास पहुंचने की चेष्टा की उसी पर उसने ईंटें फेंक मारी। धीरू सब कुछ देख रही थी। वह यह भी जानती थी कि शरद किस समय कहाँ गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंचल से मुंडी बांधी और जमींदार के आम के बाग में प्रवेश किया। वही एक बांस का बीड़ा था। पास उसने देखा शरद वहां बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। उसे देखते बोला, लो क्या लाए हो? ये कहते कि तुम आंचल में से मूढ़ी खोलकर खाने लगा। वह खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात सुनाती रही। अचानक बोला, पानी लाई हो? धीरू ने कहा, पानी तो नहीं लाई। शरद बिगड़ कर बोला, तो अब जाकर लाओ। धीरू को अच्छा नहीं लगा। कहा, अब मैं नहीं जा सकती, तुम चलकर पी आओ। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम ही जाकर ले आओ। धीरू ने उठी। शरद ने गुस्सा होकर कहा, जाओ, मैं कह रहा हूँ मैं। धीरू अभी चुप रही। तब शरद ने उसकी पीठ पर एक घूसा मारा। कहा, जाएगी कि नहीं? धीरू है वो रोने लग जाती है। एकदम उठते बोले, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दूंगी। यह भी कहूंगी कि तुम हुक्का पी रहे हो। कह दे, जा मर। कुछ दिन की शरद को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पीटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इसमें कोई अंतर नहीं रहा। वह निरंतर प्रगाढ़ होती गई। बहुत दिन बाद शेषों के संगिनी को आधार बनाकर शरद ने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। देवदास के पारो, बड़ी दीदी, माधवियो, श्रीकांत की राजनगरी, सब धीरू का ही तो विकसित और विराट रूप है। विशेषकर देवदास में तो जैसे उसने अपने बचपन को ही मूर्त रूप दिया हो। इस तरह से अब आगे जाकर क्या होता है, दिन पर दिन बीतते चल जाते हैं। इन दोनों बालिकाओं का जो अमोद प्रमोद था वो क्या रूप लेता है, किस रूप में है वो सामने आता है, ये हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।